हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है तो उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कैसे निकालेंगे। उसी के साथ हम बात करेंगे कि अगर थिन इनफाइनाइट अगर प्लेन शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किस तरीके से निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड स्फीयर के केस में कि हमारे जो सॉलिड स्फीयर है वो नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो इसको करने के लिए हम कर सकते हैं क्या। करने के लिए हम करेंगे कि हमारे पास ये मान लेते हैं कि एक सॉलिड है और जो सॉलिड है तो इस पर चार्ज हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं Q है और जो इसकी रेडियस है वो हमारी R हो गई, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो इसमें भी हमें तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होगी। एक पॉइंट हमारा ये हो गया आउटसाइड हो गया, एक सरफेस हम मान लेते हैं से, तो चेंज कर देते हैं इन पॉइंट्स को। तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है और इसके अंदर कोई एक अंदर पॉइंट होगा, हम सी मान लेते हैं। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए सेपरेशन कैपिटल आर मान लेते हैं, इसके लिए आर हो जाएगी और इसके लिए आर डैश हो जाएगी। तो अभी हमें करना क्या है कि यहाँ पर सिंपली पहले मैं इनको हटा देता हूँ। तो अगर हमें बात करूं, जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट हो गया ये, और यहाँ से इसकी जो सेपरेशन वो हो गई मेरी आर। तो और किसके जो रेडियस मान लेता हूँ मैं वो कैपिटल आर मान लेता हूँ स्फीयर की। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बाहर वाले के लिए निकालें तो गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो गॉसियन सरफेस हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लिया है गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए। अब करते क्या है कि अगर हम बात करें आउटसाइड की, तो आउटसाइड के केस में हम लिख सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज फाई ई, वो हो जाएगी हमारी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और इसी को मैं लिखना चाहूँ तो सिंपली लिख सकता हूँ ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर सिंपली विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि हम पहले ही बता चुका हूँ कि ई वेक्टर डॉट डी एस की वैल्यू ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आएगी। एंगल है वो हमारा 0 हो जाएगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और डी एस को इंडिकेट करेंगे तो जो हमारे कॉस गॉसियन सरफेस जो कंस्ट्रक्ट किया उसका एरिया निकालना है। और दूसरी बात आउटसाइड के लिए करना है तो इसे ई ओ लिख देते हैं और गॉस थ्योरम से अगर निकालें तो होता है हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी सेम वही जो हम पहले निकाल चुके हैं स्फेरिकल शेल के केस में, सेम वही आई जाएगी। और सिमिलरली अगर हम करना चाहें, अगर मैं सिमिलरली कहना चाहूँ तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया ऑन द सरफेस के लिए। तो ये आप मतलब पहली वीडियो में देख सकते हैं मतलब किस तरीके से मैंने किया है। तो जो सरफेस के लिए भी हमारी वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। सेम यही इक्वेशन यूज करनी है। फर्क कितना है कि जो हमारे यहाँ पे आर स्क्वायर है ये स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर से रिप्लेस कर देना है तो हमें सरफेस के लिए आ जाएगी। लेकिन बात आती है कि अगर हम इनसाइड निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो ये हमने मान लिया कि स्फीयर है, तो यहाँ पे एक आर सेपरेट मतलब ये पॉइंट पी मान लेते हैं इसे, और इसकी जो सेपरेशन है वो हमारी आर डैश है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मतलब एक छोटा सा स्फीयर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया है इस पे पहले हमें चार्ज पता होना चाहिए, चार्ज मान लेते हैं Q डैश। तो जो हम Q डैश निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, बात ये आती है। तो हमें पता है जो हमारा टोटल चार्ज है Q वो हमारा वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब Q डैश की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी, पहले तो ये हमारा वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है 4 पाई आर क्यू, ये तो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और जो हमारा छोटा स्फीयर इसका अगर वॉल्यूम निकालें तो ये जाएगा 4/3 पाई आर डैश का क्यू। उसी को हम लिख सकते हैं Q आर डैश ओवर कैपिटल आर की पावर 3। तो हमें Q की वैल्यू मिल गई, मतलब जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब करना क्या है, हमें E डॉट डी एस इनसाइड के लिए I लगा देते हैं इज इक्वल टू Q डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू लगाएं
तो ई आई की वैल्यू हमें निकालनी है। जो अंदर वाला स्फीयर है उसका एरिया जो हमारा आएगा वो हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर डैश ओवर कैपिटल आर का होल क्यूब। ये वाली वैल्यू हमारे पास बची रहेगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हम इसे लिख सकते हैं, आप लोग भी कहोगे कि हाँ ये सही है, क्यू इंटू आर डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये वैल्यू हमें मिल गई तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मिल गई है। अगर हम इसको ग्राफिकली अगर शो करना चाहें तो ये बन जाएगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये हमारी आर सेपरेशन हो गई। तो यहाँ से पहले तो ये हमारी सेंटर तक जो वैल्यू हमारी यहाँ पे कैपिटल आर होगी, यहाँ पे ये लीनियरली मूव करेगी क्योंकि आर तो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे ये क्यू कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है। और उसके बाद फिर ये 1/r के हिसाब से डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो सरफेस है, सरफेस पे वैल्यू हमारी सबसे ज्यादा हो जाएगी। जैसे हम ई एस मान लेते हैं और ई एस जो हमारी वैल्यू हमें निकाली है वो आ जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमारे पास थिन प्लेन शीट होती है तो क्या होगा। थिन प्लेन शीट, तो इसमें आपको एक चीज याद रखने वाली है कि हमारे पास ये एक प्लेन शीट है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये रेगुलर शीट है, इस पे हमने चार्ज दिया पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं इसमें सिग्मा है। तो अगर हम इसे चार्ज अगर एक तरफ देंगे तो वो दूसरी तरफ अपीयर हो जाएगा, ये याद रखना है मोस्टली जो हमें यूज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पे हम आगे की तरफ अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो उसी चार्ज से पीछे की तरफ भी होगी। तो करना क्या है, छोटा सा एक सिलेंडर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और इस तरीके से कि ये हमारा सरफेस हो गया, ये हमारा सरफेस हो गया। जो हमारा ये यहाँ पे जहाँ पे मिलेगा उसका जो एरिया है ये वाला, ये हमारा हो जाएगा ds, हमारा छोटा सा एरिया हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हो जाएगी। अब जो यहाँ पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगी, जो इसका एरिया वेक्टर है वो हमारा ds वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ और एरिया वेक्टर इसके लिए इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल के आएगी, एक तो ये वाला और एक ये वाला, मतलब आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और हम देखें तो जो हमारा एंगल है वो हमारा 0 है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा 2 ई डी एस वेक्टर का इंटीग्रेशन। तो हम मान लेते हैं एरिया जो हमने यहाँ पर हमारा है वो छोटा सा ही है, तो ds का इंटीग्रेशन करने पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो सिंपली ds ही मिल जाएगी। लेट अस सपोज फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी, मतलब इक्वेशन को मतलब इजीली सॉल्व करने के लिए हम ये बात मान के चल रहे हैं जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो हमारा स्मॉल है और वो ds ही है उसका एरिया। तो ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। और हम एक इक्वेशन जो हम निकालना चाहें जो गॉस थ्योरम हमारी बताती है उससे निकालें तो ये हो जाता है हमारा सिग्मा ds ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ds क्यों है, क्योंकि वो हमारा चार्ज है, और चार्ज अगर हम निकालें सरफेस चार्ज डेंसिटी से तो वो आता है हमारा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि सिग्मा बराबर होता है dq ओवर ds और q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिग्मा ds। इसका इंटीग्रेशन कर दें टोटली, तो यहाँ पे भाई हम इसका इंटीग्रेशन अगर हम कर भी दें तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा ds और ds जो हमारा एरिया है जो हम छोटा सा मान रहे हैं इसका एरिया हम ds ही मान के चल रहे हैं, तो ds का इंटीग्रेशन ds ही रह जाएगा। तो एक इक्वेशन हो गई ये वाली, दोनों को अगर इक्वल रखें तो ये हो जाएगा 2e ds इक्वल टू सिग्मा ds होगा एप्सिलॉन नॉट, ds से ds कैंसिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बचेगी वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर मान के चलो कि जो हमारी शीट है अगर वो थिक हो जाए तो उस केस में फिर हमारा जो एक तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड है वही हम एज्यूम करते हैं, चार्ज दूसरी तरफ नहीं आएगा। चार्ज जब दूसरी तरफ नहीं आएगा तो जो हमारी 2 वैल्यू है जो हमारी डिनोमिनेटर में आ रही है वो हमारी नहीं आएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर थिक होगी तो उस केस में जो हमारा
2 है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू है 5 की वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं आएगा उस केस में। अगर हम थिक की बात करें, थिन की बात करें तो 2 जरूर आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, डाउट है और आपको लगता है कोई टॉपिक अगर मैंने छोड़ दिया है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगली वीडियो हम बात करेंगे इसके बाद कैपेसिटर्स की। तो पहले पढ़ेंगे हम कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी और उसके बाद पढ़ेंगे हम कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।